कहा, कंपनी तो ये भी ज्यादा नहीं चलेगी। अभी हमें सिर्फ एक गुब्बारे में हवा भरते हुए देखा जा सकता है इसको। और लेकिन पूरी दुनिया में जो राइट विंग का एक्सट्रीम है, अब जो बढ़ता हुआ एक्सट्रीम है, या जितनी ब्रूटल वो होती जा रही है, वो देख के हैरानी होती है। आम जनता के लिए सुनील जी कोई रास्ता तो है नहीं। आप बहुत बार एक शब्द बोलते हैं कि क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? जनता स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जनता पे इंपोज किया जाएगा तो जनता के पास स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। और फिलहाल ये संक्रमण काल ऐसा है, आ रहा सर आता, फिलहाल इस संक्रमण नहीं, काल ऐसा है कि उसमें एक लाइन बतानी है जो आपने कहा, अभी जो कहा ना आपने, उसी को लेके जिस तरीके से पूरा पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने जो वीडियो बनाया कि नरेटिव बनाया जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज का नैरेटिव बनाया जाता है और बाद में इनकी जो आईटी सेल वगैरह वो इसको प्रोपोगेट करती है कि ये क्यों हो रहा है। तो आपने जो बात कही उसी के संज्ञान में कि ये होता है। जी जी। तो अब हमारे सामने एक नया 80-20 है। ये वो 80-20 नहीं है जो हिंदू मुसलमान का है, ये 80-20 हिंदुओं के अंदर का है कि उसमें एक 20% 25% का एक अंग ऐसा है जो एक्सट्रीम उग्रवादी है और रिट उसकी चल रही है। जो वो कहता है वो स्वीकार होता है। हर जगह ये लोग अपने आप ही बिठाते हैं, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, हेल्थ में, डायरेक्टर्स में, कंपनियों के अंदर। इवन जो कल जो रिपोर्ट आई, जिसके ऊपर शाम को मेरा प्रोग्राम आने जा रहा है, एक सोलो प्रोग्राम, कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके अंदर 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उसमें 4 डायरेक्टर जो हैं वो बीजेपी के हैं और वो सारे के सारे बीजेपी के साथ ऑफिशियली अटैच्ड हैं। अब यहां से आपकी कहानी मुड़कर एक दूसरे मोड़ पर आ जाती है। और ये EAS प्रसन्ना की रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से एक काफी बड़ी वेबसाइट है, उस पर आई हुई है, और कुछ और लोगों ने भी इसको कॉरबोरेट किया है। मैंने पूरी रिपोर्ट्स देखी हैं, तो शाम को इसके ऊपर मैं सोलो प्रोग्राम भी करने जा रहा हूं कि किस ढंग से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम मशीनें बनाती है, वो उसके प्रमुख पदों पर बैठे हैं। तो कैसे कोई कहे कि भाई ये प्रोग्रामिंग के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? तो कोई जगह नहीं छोड़ी जाती है जहां पर कोई कसर रह जाए। साम दाम दंड भेद से हर चीज खरीदी जा चुकी है। देश हो, दल हो, चुने प्रतिनिधि हो, मैं खरीद लूंगा या इन्हें बेच दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे सामने इस समय एम्परर नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ना कि एक देश का प्रधानमंत्री। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये जो आप बात कर रहे हैं सही है, और सत्ता में रहने वाले लोगों का ये दरअसल ये मनोविज्ञान है। जो सत्ता में रहता है सोचता है कि सर्वाधिक शक्तिमान मैं हूं, मेरे बाद कोई व्यक्ति कोई विकल्प होता नहीं है। और सत्ता का काम करने का तरीका भी यही होता है। इस देश ने भी इसके पहले भी ऐसे लोग, ऐसे कुछ लोगों को देखा है, और दुनिया और लोगों जगहों पर देख रही है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है उसमें विमर्श का कोई स्थान नहीं है। आप उनसे सहमत हैं तो उनके साथ हैं, और अगर आप असहमत हैं तो आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है। और ये पहले दिन से इनकी प्रक्रिया है काम करने की। अब इनके जो विचारों के आदर्श रहे हैं, उनकी किताबों को आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना विमर्श को या बहस को या असहमति को स्थान देने के लिए तैयार होते हैं। मैंने अपने अखबार के जीवन में मैं देखा हूं कि किस तरह से एक आक्रामक तरीके से काम करने वाले लोग हैं। कोई संवाद नहीं, कोई बात नहीं, और अगर आपने कुछ कहीं असहमति व्यक्त कर दी तो कितने आक्रामक हो जाते हैं। ये सही है, लेकिन ऐसा मतलब मुझे लगता है कि जो मैं बात करता हूं, आप हो सकता है मुझसे असहमत हो, लोग इसको स्वीकार नहीं करते। ऐसा है नहीं। आपने कहा नैरेटिव बनाने की बात हिमांशु जी ने कही, बिल्कुल सही है। भाई आपने नैरेटिव बनाने के लिए का प्रयास तो कर्नाटक के चुनाव में किया ना, कुछ छोड़ा था क्या आपने? आप बजरंगबली ले आए, हिजाब ले आए, हलाल ले आए, पता नहीं क्या क्या ले आए। और एक राज्य विधानसभा के चुनाव में, हालांकि पहली बार नहीं हो रहा था, उसके पहले भी हुआ था, मैंने प्रधानमंत्री का इतना व्यापक पैमाने पर प्रचार,
हमारा पूर्व का अनुभव इस तरह का नहीं रहा। हम लोग प्रधानमंत्रियों को राज्य विधानसभा के चुनाव प्रचारों में नहीं देखते थे, लेकिन मोदी जी को देखा हम लोगों ने। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव को लोगों ने स्वीकार कर लिया? नहीं किया। उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी हार गई जहां जनसंघ के जमाने में जीतती रही थी। अभी भी मैं गुजरात का जो समाज है, गुजरात में जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं, वो ऐसा नहीं कि पूरे देश में उसी तरह की स्थितियां बन गई हैं। हर राज्य की, हर इलाके की का अपने अपनी एक जीवन शैली है। गुजरात के लोगों की अपनी जीवन शैली है। गुजरात के लोगों ने में यह जो ध्रुवीकरण है वो चरम पर है। और ये आज की स्थिति नहीं बन रही है, लगातार चल रही है। मुझे याद है गुजरात विधानसभा का चुनाव था और मनमोहन सिंह नौसारी जिले में प्रचार करने के लिए आए थे, भुज के आगे। वो महाराष्ट्र का सटा हुआ इलाका है। मैं गया था उस मीटिंग को देखने के लिए। जब मैं उस मीटिंग में मैंने देखा उस सभा में कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हुए थे, बड़े संपन्न लोग हैं उधर। जब मैं लौटा तो उसका रिएक्शन मुझे भरूच से लेकर के बड़ौदा तक दिखाई पड़ा। गजब का पोलराइजेशन दिखाई पड़ा मुझे, अद्भुत पोलराइजेशन। और यह बात कायदे से फैला दी गई कि उस सभा में केवल और केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे जो कांग्रेस के सभा को सफल बनाने के लिए गए थे। तो एक माहौल बना हुआ है वहां, ये ठीक है। और इस चुनाव में तो ये पोलराइजेशन और ज्यादा हो गया, नहीं तो कम से कम 30-32-35% कांग्रेस को वोट मिल जाते थे। लेकिन पूरा का पूरा समाज ऐसा हो गया है, अभी भी कम से कम 5-6 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीजुली ताकत बीजेपी से ज्यादा है। लेकिन बीजेपी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाती, वो बाकी लोगों को बढ़ने नहीं देती है। अपने इतने मजबूत उपस्थिति के बावजूद वह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों का इस्तीफा दिलवा देना, फिर अपने पार्टी में मिला लेना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना, उनको जेल भेज देना, ये सब गतिविधियां उनकी चलती रहती है। ठीक है, लोगों को लगता है, जो हिमांशु ने कहा कि वहां कानून और व्यवस्था के नाम पर क्या है? कानून व्यवस्था के नाम पर क्या है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके खिलाफ जब्र कार्रवाई, और वो आपके ध्रुवीकरण का आधार है। कोई अर्थव्यवस्था आपकी बहुत अच्छी हो गई है गुजरात की, वहां का शैक्षणिक वातावरण बहुत बढ़िया हो गया हो, शिक्षा बहुत सस्ती हो गई हो, किसानों के हालात बहुत अच्छे हो गए हों, जो आर्थिक लोगों के जो व्यक्तिगत आय है या क्रय शक्ति है वो बहुत बढ़िया बेहतर हो गई हो। ऐसा इन सभी जितने भी मापदंड है अगर आप देखें, या जो मानव विकास के इंडेक्स है, उनमें किसी में ऐसा कुछ नहीं है। नैरेटिव बनाने की बात है तो समाज स्वीकार कर लेता है। नैरेटिव बनाने के लिए तो इस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भी उतना ही प्रयास किया था। जब प्रचार चल रहा था वहां, इस देश के बाहर, उस राज्य के बाहर का कोई आदमी स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार था कि बीजेपी सत्ता से में नहीं आ रही है। बड़े जबरदस्त नैरेटिव बनाए गए, लेकिन टीएमसी ने का जो जनाधार था वो खत्म तो नहीं हो गया, आज भी खत्म नहीं हुआ है। उसका जनाधार उतना ही है। जो नुकसान हुआ कांग्रेस का हुआ, वामपंथी दलों का हुआ, जो पहले से ही श्रिंक कर रहे थे। आप सभी लोग कहते हैं कि उत्तर पूर्व के राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता बहुत है, हमने देखा भी है। अरुणाचल और मणिपुर के इलाकों में मैंने देखा भी है कि आरएसएस कितना सक्रिय है। लेकिन आज स्थिति क्या बन गई वहां कि मिजोरम के चुनाव में प्रधानमंत्री जी तक प्रचार करने के लिए नहीं गए, उनका अपना सहयोगी दल आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो क्या उत्तर पूर्व या पूर्व के जो राज्य हैं, आज भी बिहार की क्या स्थिति? आप नैरेटिव बनाने में कोई कमजोर तो है नहीं, आज से थोड़ा वहां पे है। कर्पूरी ठाकुर के जमाने से भारतीय जनसंघ अस्तित्व में है और एक नैरेटिव बनाती रही है। कभी उन्होंने सामाजिक न्याय को या सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं किया, खुलेआम स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं कि चोरी छुपे, कर्पूरी ठाकुर की सरकार को लोगों ने गिरा दिया था। लेकिन क्या बिहार या अनडिवाइडेड बिहार का हिस्सा रहा झारखंड, उसको उनको स्वीकार कर लिया? कुछ इलाके हैं जहां पर ये अपने उनकी अकेली अपनी ताकत किसी एक राजनीतिक दल की तुलना में बहुत अच्छी खासी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी मिलीजुली ताकत से भी इनकी ज्यादा ताकत बन गई है। यह सही है कि जो राजनीति का जो तरीका बीजेपी ने अपनाया है वह कम से कम लोकतंत्र के हित में नहीं है। अगर आप राजनीतिक दलों को काम करने नहीं देंगे तो यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अगर आप विमर्श को स्थान नहीं देंगे तो फिर यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है।
इसका दूरगामी असर पड़ता है। लेकिन समाज इसको स्वीकार कर लेगा, मुझको इस बारे में मेरी असहमति है। जी मैं अभी मानता हूं कि एक बड़ा वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, और सिविल सोसाइटी खत्म हो गई है या खत्म होने के कगार पे है, ऐसा भी नहीं है। समाज के सभी वर्गों और हमने सब सिविल सोसाइटी की सक्रियता को कई जगहों पे देखा। जहां पे राजनीतिक दल असफल हैं, वहां पे सिविल सोसाइटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। जिस जिस समूह की बात आप कर रहे हैं, उन जिन समूहों में, जिन समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली, अब जैसे नीतीश कुमार से असहमत लोग, नीतीश कुमार की वर्तमान राजनीति से असहमत लोग, ऐसा नहीं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। उस समूह में सिविल सोसाइटी बहुत अच्छे खासी सक्रिय है, और मैंने जाकर देखा बिहार में कि उन्होंने जिस तरीके से एनडीए या भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ी, तो उनके वर्ग में या उनके समर्थक वर्ग में किस तरह का संतोष हुआ या किस तरह की नाराजगी पैदा हुई। सरकारों से आम आदमी, देखिए, सरकारों से आम आदमी इतना जल्दी झगड़ा नहीं करता। अगर इतना होता तो लंबे लंबे समय तक देश गुलाम नहीं रहे होते, लंबा संघर्ष करना पड़ता, ये सही है। लेकिन पूरा का पूरा समाज उसको स्वीकार कर लेता है और चुपचाप बैठा रहता है, ऐसा नहीं होता। उसकी हलचल होती है। दक्षिणपंथी ताकतों के अपने बढ़ने का ही तरीका है, लेकिन दक्षिणपंथी ताकतें कमजोर कैसे होती हैं, यह भी इतिहास गवाह है। जी।